Okay, so projectile motion is also an example of motion in a plane. मोशन इन ए प्लेन का मतलब होता है जब दो डायमेंशंस में मोशन एक साथ होता है, ठीक है, यानी टू डायमेंशनल मोशन होता है। तो जैसे किसी सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट चलता है, फ्लोर पर कोई ऑब्जेक्ट चलता है, रोड पर गाड़ियाँ चलती हैं, दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन ए प्लेन। उसी तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन ए प्लेन और टू डायमेंशनल मोशन। तो दो डायमेंशंस हम कैलकुलेशन की आसानी के लिए जनरली एक्स एंड वाई ले लेते हैं। कोई भी ले सकते हैं, वाई जेड ले सकते हैं, जेड एक्स ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, बट कैलकुलेशन को आसानी से समझने के लिए हम एक्स और वाई ले लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इसको क्यों कहा जाता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करने का मतलब है फेंकना, थ्रो करना, ठीक है। जैसे कोई क्रिकेट खेलते समय बॉल को थ्रो करते हैं या फुटबॉल को किक किया जाता है, किसी छत पे जाकर किसी सामान को फेंकें। कुछ लोग घर के पीछे कूड़ा फेंक देते हैं चुपके से, सोचते हैं कि पता नहीं चलेगा, लेकिन ये भूल जाते हैं घर के पीछे कूड़ा फेंका है तो वो सड़ेगा तो उन्हीं के घर में स्मेल आएगी। तो वो भी एक एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो ऐसा मोशन जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, यानी कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को किसी हाइट में ले जाकर ऐसे ड्रॉप कर देते हैं। दैट इज़ नॉट प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है देयर हैज़ टू बी सम इनिशियल वेलोसिटी। कुछ इनिशियल वेलोसिटी जब हम ऑब्जेक्ट को देंगे तब उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी इस तरह से दें कि ऑब्जेक्ट टू डायमेंशंस में मोशन करे, ठीक है, यानी कि उसमें मान लो दो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई से हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होने चाहिए, ठीक है, तब हो जाएगा टू डायमेंशनल मोशन। कोई पोजीशन x1 y1 में ऑब्जेक्ट है, कुछ टाइम के बाद वो किसी दूसरे पोजीशन में जाएगा तो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होंगे, तब हम उसको कहेंगे मोशन इन ए प्लेन या टू डायमेंशनल मोशन। तो किसी ऑब्जेक्ट को जब हम थ्रो करते हैं तो हमारे डेली लाइफ में हम अपने एटमॉस्फेयर में देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं, एयर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। जब हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो वो एयर का कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसको एयर ड्रैग कहते हैं। तो जब प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डील करेंगे तो एयर की वजह से जो रेजिस्टेंस है यानी कि एयर ड्रैग, उसको इन कैलकुलेशंस में प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो हम अभी कैलकुलेशन पढ़ेंगे उन कैलकुलेशन में उसको इग्नोर कर दिया जाता है। एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट करके हम चलते हैं, ठीक है। जैसे बहुत हल्का कोई ऑब्जेक्ट हो, पेपर का बॉल बनाया और उसको फेंका, तो उसके केस में हम एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एयर के ड्रैग की वजह से प्रोजेक्टाइल मोशन अफेक्टेड होगा। या बीच में हवा चल गई तो एक प्लेन में मोशन होने के बजाय वो थ्री डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, मोशन इन स्पेस हो जाएगा। अगर हवा चल गई और हवा के साथ वो पेपर हमारा उड़ गया, ठीक है, जिस प्लेन में मोशन कर रहा था उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या कोई और डायरेक्शन में इस तरह से हवा चले कि वो पेपर का डायरेक्शन बदल जाए हवा में उड़ते समय, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो एयर ड्रैग का इफ़ेक्ट कम हो, इसके लिए पेपर का बॉल फेंकने के बजाय हम किसी पत्थर को फेंकेंगे तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल होगा। चेंज इन जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सभी लोग जानते हैं, 9th क्लास में पढ़ा है। तो प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है, प्रोजेक्टाइल का जो रेंज है, यानी कितनी दूर तक उसको फेंका गया है और कितनी हाइट तक फेंका गया है, इनमें जब आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में कि अर्थ के अलग अलग प्लेसेस में, अर्थ सरफेस पर अलग अलग प्लेसेस में जी की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। डिफरेंट हाइट पर जाते हैं उसमें भी जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें ये भी रहेगा कि जी की वैल्यू में जो चेंजेस होते हैं उनको भी नेगलेक्ट किया जाएगा। मतलब रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होगी और हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि उसमें जी की वैल्यू में होने वाला चेंज भी कंसिडर करना पड़े, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अंडर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह का हम लोग पढ़ेंगे, एक कहलाता है
ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और एक कहलाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी होगा तो ये ध्यान रहे कि उसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी ज़रूर होगी, तभी वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। बिकॉज प्रोजेक्टाइल का मतलब, प्रोजेक्टाइल वर्ड बना है प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट मतलब होता है फेंकना, और फेंकना मतलब कुछ इनिशियल वेलोसिटी हमें चाहिए। ठीक है, तो एक पहले इजी वाला केस देखते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि जब प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी किस तरह से देंगे? सपोज एक टावर है, ये सपोज कोई टावर है, इस टावर के टॉप पर जाकर यहाँ पर मान लो एक कोई पत्थर था या कोई दूसरा हैवी ऑब्जेक्ट था, उसको इनिशियल वेलोसिटी दिया गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस तरह से थ्रो किया गया। ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था, इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मान लेते हैं जहाँ से थ्रो किया गया है, ओ। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 0 0, इसी को ओरिजिन मान लिया, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं +y, बिकॉज जो एक्सेस हैं XYZ या ओरिजिन वो आर्बिट्ररी होते हैं। आर्बिट्ररी मीन्स हम कैलकुलेशन की आसानी के लिए उनको अपनी सुविधा के लिए किसी भी तरफ मान सकते हैं। तो हमने इधर +y ले लिया है और इस तरफ ले लेते हैं पॉजिटिव x एक्सिस, और यहाँ से O पॉइंट से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हमने एक ऑब्जेक्ट को कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पर क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट यहाँ से आगे बढ़ेगा, तो ये हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमेशा ही एक्ट करता है। तो इस ऑब्जेक्ट पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक्ट कर रहा होगा। तो प्रोजेक्टाइल आगे तो बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ एक वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसकी वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं होता है, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग F = ma, और जो F का डायरेक्शन है यानी फोर्स का डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, दोनों सेम होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नो फोर्स Fx, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी x डायरेक्शन में नो फोर्स एंड नो एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन नहीं होगा का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वहाँ एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, यानी कि Vx इज़ कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टडी इन्हीं बातों पर डिपेंड करता है। क्या कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसीलिए कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जो वर्टिकल डायरेक्शन है, इन वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि वाई डायरेक्शन में फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम Fg लिख देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है वो यहाँ अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम +g लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं देख लो, यहाँ पर देखो नीचे की तरफ हमने पॉजिटिव y माना है, इसीलिए हमने एक्सेलरेशन को यहाँ +g लिखा है। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन है, और जब एक्सेलरेशन होता है तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी विल बी चेंजिंग, यानी Vy इज़ नॉट कांस्टेंट। वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी पर पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन डिपेंड करता है। तो क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखना है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी जितनी है एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एट द मोमेंट ऑफ प्रोजेक्शन, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल नेवर चेंज, बट वर्टिकल वेलोसिटी विल चेंज कंटिन्यूसली विद एक्सेलरेशन g एक्सेलरेशन की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी लगातार बदलती रहेगी। ठीक है,
अब आ जाते हैं फिर से अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर क्या था कि हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है, वर्टिकली कोई वेलोसिटी नहीं दी गई, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी गई, ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल जो पोजीशन था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसीलिए हम उसको यू एक्स कह दे रहे हैं, ठीक है। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज यू, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0 यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट को जब थ्रो किया तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है g, उसकी वजह से नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट जाएगा और एक्सेलरेशन g के साथ वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, ठीक है, इंक्रीज होती रहेगी। तो अल्टीमेटली जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट आगे भी जाएगा और नीचे की तरफ भी जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ आगे भी बढ़ रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो O से लेकर मान लो A तक पहुँच गया, और वर्टिकल डायरेक्शन में कहाँ से कहाँ गया, O से लेकर यहाँ नीचे पहुँच गया है। सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो O से लेकर सपोज यहाँ तक पहुँच गया, B पॉइंट तक। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल पाथ है वो तो ये है, ठीक है। इधर हम बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं, P पॉइंट मान लो ले लिया OP, और ये जो पॉइंट ऑफ लैंडिंग है जहाँ पर ऑब्जेक्ट आकर गिरा है, तो एक्चुअल पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ये है, एक्चुअल पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है OPQ, करेक्ट। बट अगर हम इसको दो मोशन के कॉम्बिनेशन की तरह देखें, दो डायरेक्शन में मोशन के कॉम्बिनेशन की तरह देखें, तो पता चलता है कि दो डायरेक्शंस जिनमें मोशन हो रहा है वो कौन से हैं, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ टोटल O से लेकर A तक, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ O से लेकर B तक। क्लियर। तो ये दो डायमेंशंस की मोशन का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है कौन सा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में इसने कंप्लीट किया है, दैट इज़ कॉल्ड रेंज। इसको कहेंगे रेंज, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितनी देर प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है यानी फ्लाइट में रहता है तो उतनी देर में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दैट इज़ कॉल्ड रेंज, ठीक है। इस टावर की हाइट है सपोज h, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो जाएगा, उतना ही जितना टावर का हाइट है। क्लियर। टाइम कितना लगा पूरे फ्लाइट में OPQ इस रास्ते पर चलने में, टोटल टाइम जितना लगा दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ये मेन कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है, फार्मूला तो हम डिराइव करेंगे ही, फार्मूला से डायरेक्ट किया जा सकता है, बट तुम्हें प्रैक्टिस कैसे करना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को 2 डायमेंशनल मोशन की तरह ट्रीट करना है, यानी कि एक्स डायरेक्शन के लिए तुम्हें अलग इक्वेशन लिखना है, वाई डायरेक्शन के लिए अलग इक्वेशन लिखना है। इस तरह से जब सॉल्व करोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी क्वेश्चन चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट दिख रहा हो वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे करना है, एक्स डायरेक्शन के लिए अलग इक्वेशंस लिखना है, वाई के लिए अलग इक्वेशंस लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से जब करेंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसमें कुछ इक्वेशंस डिराइव कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके भी किया जा सकता है, बट वो इक्वेशंस भी तुम डिराइव करोगे तो देखोगे कि वो सिंपली इक्वेशंस ऑफ मोशन का ही यूज़ है, कोई डिफ़िकल्ट बात उसमें नहीं है। तो P पॉइंट पर मान लो कि ऑब्जेक्ट पहुंचा, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x और y हैं, ठीक है, और O से P तक पहुंचने में मान लो कि टाइम लगा t। तो उस t टाइम में यहाँ पर लिख लेते हैं टाइम लगा O से लेकर P तक आने में t, कोऑर्डिनेट है x और y। तो x और y का कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, अगर हम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, यहाँ कहीं पर आएगा, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है, x कोऑर्डिनेट का मतलब है कि इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट है x, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है x, पहले क्या पोजीशन था 0 0,
अभी पी पर पहुंच गया, पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वाई। ठीक है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन था, मोशन इन ए प्लेन था, और ओ से पी तक आने में टाइम लगा है टी, इसका मतलब ये है कि इसी टी टाइम में ये दोनों काम हुए हैं। कौन से दो काम हुए, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई हो गया। ठीक है, एक ही टाइम में, मतलब एक साथ दोनों चीज़ हो रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और नीचे की तरफ भी जा रहा है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, हर इंस्टेंट पर ये कोऑर्डिनेट्स चेंज होते रहेंगे, प्रोजेक्टाइल की पोजीशन चेंज होती रहेगी। यहाँ कहीं आ जाएगा तो फिर अब एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। डिफरेंट पोजीशन पर एक्स वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। तो अगर हम इनका एक रिलेशन निकाल लें, एक्स और वाई दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो कॉमन क्या है, कॉमन चीज़ है टाइम। तो एक्स और वाई का अगर हम रिलेशन निकाल लें टाइम के बेसिस पर, तो हमें पता चल जाएगा कि जब हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट x है तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट y कितना होगा, यानी x और y का रिलेशन हमें पता चल जाएगा। x y की जो रिलेशन है उसको बताने वाली इक्वेशन आ जाएगी, उस इक्वेशन को कहा जाएगा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन, या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा, यानी x कोऑर्डिनेट इतना है तो y कितना होगा, दोनों का रिलेशन आपस में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो x और y का रिलेशन कैसे पता लगाएं, दोनों के बीच में जो कॉमन चीज़ है उससे ही रिलेशन का पता चलेगा। ठीक है, तो रिलेशन निकालने के लिए x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, और दोनों टाइम पर डिपेंडेंट हैं, यानी कि दोनों का टाइम के साथ रिलेशन क्या है पहले ये देख लो। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ x, टाइम लगा t, और हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा कितना, 0। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए हमें x निकालना है, तो पहले हॉरिजॉन्टल के लिए इक्वेशन लिखेंगे फॉर x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में p पॉइंट पर जब पहुंचा, यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं, एट पॉइंट p फॉर x डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इज x, एक्सेलरेशन इज 0, टाइम इज t, और इनिशियल वेलोसिटी ux, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी थी u। तो हमें ये चीज़ें पता है, इनको यूज़ करके हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करें जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखें, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन x डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं, तो s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT², ये सेकेंड इक्वेशन है। x डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में x लिख देते हैं, sx ux ax। t में x लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टाइम डायमेंशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, x डायरेक्शन में अलग टाइम लगे, y में अलग टाइम लगे, ऐसा नहीं होगा, इसलिए t में x नहीं लिखना है। दोनों काम, दोनों डिस्प्लेसमेंट एक ही समय में यानी एक ही टाइम में हुए हैं। तो अब इनकी वैल्यूज़ लिखो, एस एक्स की वैल्यू क्या है x, यू एक्स की वैल्यू क्या है u, t, और ए एक्स है 0। तो x इक्वल टू यू टी यहाँ से हमें मिला, यहाँ से t की वैल्यू अगर निकाल लें तो मिल जाएगा x/u, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली ut। ठीक है, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से, कोई डिफरेंस नहीं होगा, एस वाई निकाल लें, यानी कि वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लो। बस देख लो हमें क्या क्या चीज़ें पता हैं और क्या निकालनी है। इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट p पॉइंट तक आने में कितना हुआ y, एक्सेलरेशन कितना है प्लस g, टाइम कितना लगा सेम टाइम t, और क्या चाहिए uy, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो कि 0 थी, ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया था इसलिए कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी, यानी uy था 0। अब फिर से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें y डायरेक्शन के लिए, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस वाई इक्वल टू यू वाई टी
प्लस 1/2 ay t square. sy is y, uy is 0 and ay is g and t square. तो y की वैल्यू आ गई 1/2 gt स्क्वायर और x की वैल्यू हमारी आई थी, x कितना आ गया था, x आ गया था ut. ठीक है, तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई और दोनों t पर डिपेंडेंट है, तो इनकी रिश्तेदारी आपस में निकाल लेते हैं. y जो है t का रिश्तेदार है, x भी t का रिश्तेदार है, इसका मतलब x और y भी आपस में रिश्तेदार हो गए. ठीक है, तो उनका रिलेशन क्या हुआ ये कैसे पता चलेगा, तो दोनों जगह से t को एलिमिनेट कर दो. जब x और y आपस में रिश्तेदार हो गए तो t का वहाँ पे कोई काम नहीं है. ठीक है, चाय का कोई काम नहीं है, चाय ख़त्म, रिश्तेदारी हो गई, चाय ख़त्म, t का कोई काम नहीं. तो t को एलिमिनेट कर दो यहाँ से. t को कैसे एलिमिनेट करोगे, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, बहुत आसान है. इक्वेशन 1 से t की वैल्यू निकाल लो और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, t गायब हो जाएगा, x और y का रिलेशन आ जाएगा. तो t की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकालोगे तो आएगी x/u और फिर उसको यहाँ पे 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो y 1/2 g, t की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दी, x/u होल स्क्वायर. तो y = g/2 x²/u². यहाँ से थोड़ा सा रीअरेंज करके इक्वेशन को ऐसे लिख दो. कैसे, ऐसे लिख दो, g/2u² इंटू x², ऐसे लिख दिया हमने. ठीक है, तो यहाँ से x और y का रिलेशन पता चल गया. ये g/2u² जो है ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है. क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पहले ही हमने लिखा था कि g में होने वाले वेरिएशन को हम नेगलेक्ट कर देंगे, g में होने वाले वेरिएशन को कंसिडर नहीं करना है. तो g तो कांस्टेंट हो गया. u क्या था, वो इनिशियल वेलोसिटी थी जो t = 0 में थ्रो कर दिया, उस समय जो वेलोसिटी दे दी वही वेलोसिटी हो गई u. मतलब यहाँ उसका मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी नहीं है, स्पीड बोलेंगे. तो u भी कांस्टेंट है, तो जो ब्रैकेट में लिखा है ये तो कांस्टेंट हो गया. तो y इज़ प्रोपोर्शनल टू x² आ गया, ये रिलेशन आ गया, y इज़ प्रोपोर्शनल टू x². तो इस तरह के जो रिलेशन होते हैं जिनमें दो वेरिएबल्स हों, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे x और y हैं, दो वेरिएबल हैं और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, और एक की मैक्सिमम पावर हो 1 और दूसरे की मैक्सिमम पावर हो 2. तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, x और y. y की मैक्सिमम पावर है 1, x की मैक्सिमम पावर है 2. तो इस तरह की इक्वेशन के लिए अगर हम ग्राफ बनाएं, x और y में वेरिएशन का ग्राफ अगर बनाएंगे तो वो जो शेप आता है दैट इज़ कॉल्ड पैराबोला. ये तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा पैराबोला की इक्वेशन, अगर नहीं पढ़ी तो आगे पढ़ने मिल जाएगी. कोनिक सेक्शन नाम का एक चैप्टर होगा, उसमें पैराबोला, सर्कल, एलिप्स ये सब पढ़ने को मिलेंगे. तो पैराबोला की इक्वेशन की पहचान क्या है कि दो वेरिएबल होंगे, एक की मैक्सिमम पावर होगी 1 और दूसरे की मैक्सिमम पावर होगी 2. तो ऐसी इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाओगे तो पैराबोलिक पाथ आएगा, पैराबोलिक ग्राफ आएगा. तो ये जो प्रोजेक्टाइल का पाथ हमने ऐसा बनाया था, ये जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है दैट पाथ विल बी इन ए शेप ऑफ पैराबोला. तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि प्रूव दैट द पाथ ऑफ ए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. तो पैराबोलिक पाथ कैसे प्रूव होगा, इस इक्वेशन से प्रूव होगा. अगर तुमसे कहा जाए पैराबोलिक पाथ होगा प्रूव करो, तो इसका मतलब है तुमसे कहा जा रहा है इस इक्वेशन को डिराइव करो, x और y का रिलेशन पता लगाओ. ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, यही डायग्राम बनाएंगे और जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया P पॉइंट के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए अलग इक्वेशन लिखा, वर्टिकल के लिए अलग लिखा, फिर दोनों को हमने रिलेट कर दिया. तो इससे प्रूव हो जाएगा कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो पत्थर फेंका गया है टावर पे चढ़ के, उसका जो पाथ होगा ये प्रोजेक्टाइल पाथ कहलाएगा और इसका शेप कैसा होगा, पैराबोलिक. तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. कहीं कहीं ट्रेजेक्टरी भी लिखा होता है, ट्रेजेक्टरी का मतलब भी वही होता है कि जिस रास्ते पर ऑब्जेक्ट चलेगा. पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. ठीक है, पैराबोलिक पाथ पर प्रोजेक्टाइल चलेगा. इस इक्वेशन से ये प्रूव हो जाता है. तो ये तो हमने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल डिराइव कर लिया कि इक्वेशन क्या होगा, एक्स वाई का रिलेशन क्या होगा, ये हमने पता कर लिया. और क्या क्या पता कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर लेते हैं कि कितनी देर तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा. तो कितनी देर तक हवा में रहा ये कैसे कैलकुलेट किया जाए,
तो इसमें वही बात याद रखनी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी पढ़ोगे तो तुम क्या याद रखोगे कि एक्स डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है, वाई डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, और हमें दोनों को अगर अलग अलग ट्रीट करेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आया और यहाँ पे आके लैंड किया इस जगह पे क्यू पॉइंट पे, तो इस पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना एक्स, इसको आर मान लेंगे, रेंज था, पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो रेंज के बराबर हुआ। साथ ही साथ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ पे इस हाइट पे था, जब नीचे गिर गया ग्राउंड पे तो वर्टिकल डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस चला। आई बात समझ में? हॉरिजॉन्टल में ये डिस्टेंस चला जिसको कहा जाएगा रेंज। वर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक गया, टावर के टॉप से बॉटम तक, वर्टिकल में ये डिस्टेंस चला, ठीक है, एच हाइट से ग्राउंड पे आ गया। तो इस वाली डायरेक्शन के लिए अगर इस मोशन के लिए हम इक्वेशन लिखें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आएगा, क्योंकि जितना टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगा, यानी हॉरिजॉन्टल मोशन भी सेम टाइम में हुआ है। तो हम ये वाला टाइम निकाल लें, वही टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो ये टाइम कैसे निकालें, ओ से बी वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन लिखें, फॉर वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन क्या होगी, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। जी नहीं, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए वाई, पहले लिखेंगे बाद में ए वाई की वैल्यू लिखेंगे। तो एस वाई यहाँ से यहाँ के लिए कितना है, एच है, यू वाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, ए वाई कितना है, जी है, और टी। तो इस इक्वेशन की हेल्प से टी की वैल्यू आराम से निकल आएगी, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है टी कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 2h/g, सो टी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h/g। तो इस इक्वेशन से क्या पता चलता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट जितना टाइम वर्टिकल मोशन में लगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट एच पर डिपेंड करता है कि टावर की हाइट कितनी थी, ठीक है, टावर कितना ऊंचा था उस पर डिपेंड करता है, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे तुम ऑब्जेक्ट को ऐसे ही ड्रॉप कर दो तो भी इतना ही टाइम लगेगा, हॉरिजॉन्टल में ऐसे धक्का दे दो यानी प्रोजेक्ट करो तो भी इतना ही टाइम लगेगा, तुम बहुत ज़्यादा स्पीड दे दोगे, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा दे दी तो भी नीचे आने में उतना ही टाइम लगेगा। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट विल नॉट चेंज बाय चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन चेंज कर देने से टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को सीधा गिराओ, ऐसा कोई सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है कि अगर हम गिराएंगे तो जल्दी पहुंच जाएगा, ऐसे फेंकेंगे तो देर में जाएगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों सेम टाइम पे ही जाएंगे, ठीक है। एक छोटा पत्थर लेना और छत पे जाके एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, दोनों, एक को सीधे गिराना और एक को ऐसे धक्का देना, हॉरिजॉन्टली पुश करना, वो सेम टाइम पे ही पहुंचेंगे, ठीक है। तो इससे प्रूव हो जाता है। और रेंज भी कैलकुलेट कर लो, क्योंकि अब टाइम तो पता चल ही गया कि कितनी देर ऑब्जेक्ट हवा में रहा, तो उतनी देर में आगे कितना गया, टाइम पता है, वेलोसिटी पता है, ये वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इतने टाइम तक आगे बढ़ा तो कितनी दूर गया होगा, बहुत आसान है, स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस पता लगाना है, बहुत इजी काम हो गया। तो फिर से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो, फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए क्या इक्वेशन होगा, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, एक्स सही है। तो एस एक्स यानी कि रेंज पता लगाना है, पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना दूर गिरा जाके, यानी ये डिस्टेंस जिसको हमने रेंज कहा था वो पता लगाना है। तो एस एक्स तो हमारा हो गया रेंज के बराबर, यू एक्स ये रहा, यू इंटू टी 1/2 ए एक्स तो ज़ीरो था तो ये टर्म ही पूरा ज़ीरो हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता इसलिए कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो अब u
टी की वैल्यू जो अभी निकाली थी सेम टाइम में ही ये वाला काम हुआ है, तो टी की सेम वैल्यू यहाँ पे लिख लो, r इक्वल टू √2h/g। अब देखो इसमें u आ रहा है, r की वैल्यू में u आ रहा है और h भी आ रहा है, तो रेंज जो होगा यानी प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाकर गिरेगा ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड करता है कि तुम कितने ज़ोर से पुश करते हो हॉरिजॉन्टली। ज़्यादा ज़ोर से पुश करोगे, देखो r इज़ प्रोपोर्शनल टू u आ रहा है, u के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर h को फिक्स रखा जाए और अलग अलग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को फेंका जाए तो वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर गिरेगा जाके जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़्यादा थी, लेकिन टाइम पर फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, टाइम सेम रहेगा चाहे तुम कितनी भी ज़ोर से फेंको। तो r जो है वो u पर डिपेंड करता है, यहाँ से पता चल रहा है। तो ये इक्वेशंस थे जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम आएंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी भी हो उससे टाइम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी हमने कैलकुलेट करके देखा है, t इक्वल टू √2h/g आ रहा है, इसमें u कहीं नहीं है, u पर डिपेंड ही नहीं करता है टाइम। टाइम विल बी द सेम बिकॉज नीचे आने का मतलब है वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन कितना है, g के बराबर है, उसका u से कोई लेना देना ही नहीं है। वर्टिकल वेलोसिटी के लिए हमने इक्वेशन जब लिखा था वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो क्या लिखा था, sy इक्वल टू u/t प्लस 1/2 a/t²। तो ये वाला टर्म तो है ही नहीं, ठीक है, u तो है ही नहीं, ये है 1/2 a/t²। तो ay तो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा, कितना होगा, प्लस g होगा। sy ये तो हाइट हो गई, यानी टाइम जो है वो हाइट पे डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड ही नहीं करेगा कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या थी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं। ठीक है, तो नीचे गिरने का मतलब है तुम वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हो, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, तो डिपेंड कैसे करेगा। जो भी वेलोसिटी है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। तो अगर तुम वेलोसिटी ज़्यादा कर दोगे, ज़्यादा स्पीड से थ्रो करोगे तो रेंज बढ़ जाएगा, यानी जहाँ लैंड करेगा टावर के बॉटम से फुट ऑफ टावर से पॉइंट ऑफ लैंडिंग का डिस्टेंस यानी कि रेंज बढ़ जाएगा, बट टाइम उतना ही रहेगा, नीचे पहुंचने का टाइम सेम रहेगा। करके देख लेना। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। जो भी क्वेश्चन करोगे, ठीक है, वो इसी तरह से करना, वर्टिकल के लिए इक्वेशन अलग लिखना, हॉरिजॉन्टल के लिए अलग लिखना। ऐसे तो ये फार्मूला भी हैं, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, अभी तुम्हें एक एग्जांपल बता देते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला से नहीं होगा। देखने में तुम्हें लगेगा कि वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, बट वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन नहीं होगा। देखने से ऐसा लग सकता है कि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, फार्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो वो कैसे क्वेश्चन होते हैं जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होने का भ्रम पैदा करते हैं। तो ये हमारा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को टावर पे ले गए h हाइट ऊपर और इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया, समझना बात को, इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया u वेलोसिटी से, तो ऐसे तो लग रहा है ये u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, लेकिन अगर इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बनाए जाए, रिजॉल्व किया जाए, तो एक आएगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक आएगी वर्टिकल वेलोसिटी uy, यानी ये जो वेलोसिटी वेक्टर है u, ये दो डिफरेंट वेलोसिटी वेक्टर्स से मिलकर बना है, ux और uy। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद आया, उसमें क्या था, एक वेक्टर अगर ऐसे है, मान लो ux है, और एक वेक्टर अगर ऐसे है uy है, तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे बनता है, ऐसे पैरेललोग्राम बनाया, ये बना रिजल्टेंट। ठीक है, तो सिमिलर डायग्राम यहाँ भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि हमें भले ही एक वेलोसिटी u दिखाई दे रही है, लेकिन वो दो वेलोसिटी से मिलकर बना है। मतलब अगर ऐसे थ्रो किया ऑब्जेक्ट को तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उसके पास है ही, वर्टिकल वेलोसिटी भी है। ठीक है, तो वर्टिकल वेलोसिटी भी अगर है तो हमने जो भी कैलकुलेशन की थी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए, उसमें तो हमने सब जगह कह दिया था कि uy 0 है, लेकिन यहाँ पर uy 0 नहीं है। ठीक है, तो ऐसे वाला क्वेश्चन भले ही तुमको लगे, कोई जल्दी में सोचेगा हाँ टावर पे गए और वहाँ से फेंका गया, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वाला फार्मूला लगा के
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला फार्मूला लगा के आंसर आ जाएगा, तो वो आंसर नहीं आएगा, वो तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसे फेंका तो इसमें वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हुई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दैट इज़ फाइन, बट वर्टिकल वेलोसिटी भी आ गई तो फिर तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ये हुआ ही नहीं, दिस इज़ नॉट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो कैसे सॉल्व होगा ये अगले क्लास में बताएंगे। अभी हिंट दे देते हैं, जो लोग करना चाहें खुद से ट्राई कर सकते हैं कि अगर तुम हॉरिजॉन्टल के लिए अलग इक्वेशन लिखोगे और वर्टिकल के लिए अलग इक्वेशन लिखोगे, प्रोजेक्टाइल में जो फार्मूला टाइप के जो इक्वेशंस आए थे उनको यूज़ अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। बट तुम्हें डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा, किधर प्लस लेना है किधर माइनस लेना है। और एक टाइप का क्वेश्चन है, अगर मान लो ऐसे नहीं फेंका, इस तरह से फेंक दिया, नीचे की तरफ अगर फेंक दिया, अगर ऐसे फेंक दिया ऑब्जेक्ट को, ऐसे इस तरह से वेलोसिटी दे दी, तो भी ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, क्योंकि इस वेलोसिटी के भी ऐसे ही कंपोनेंट बनाए, इधर आएगा ux और इधर आएगा, इस तरफ आएगा uy, तो फिर से इसमें वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हुई, और वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हुई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है वर्टिकल भी है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया। तब इसमें तुम ये जो फार्मूला आए थे √2h/g u इंटू √2h/g, वो फार्मूला अगर यूज़ करोगे तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व अगर करना है तो तुम्हें ये भूल जाना पड़ेगा कि हम इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का फार्मूला यूज़ करें, फार्मूला यूज़ करना ही नहीं है। फार्मूला यूज़ नहीं करोगे तो आंसर सही आ जाएगा। तो भले ही कोई जल्दी में सोचे हाँ टावर था, एच हाइट थी, वहाँ से फेंका गया, मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया, तो ऐसा नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की थ्योरी हो गई। फिर नेक्स्ट क्लास में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर कुछ एक क्वेश्चन भी कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो